Hello everyone, once again welcome to the online classroom of Impact One। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि इन छुट्टियों का बच्चों आप पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे और अपनी स्टडीज़ में जी जान से लगे हुए होंगे। जहाँ तक फिजिक्स की बात है बच्चों, फिजिक्स की चिंता आप छोड़ दीजिए। इसके जो फंडामेंटल्स हैं उनको हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं, है ना। आपके लिए बिल्कुल बहुत ही आसान करने वाले हैं उनको। और बच्चों कोई भी केस नहीं छोड़ेंगे, एक एक केस को उठाएंगे, है ना। एक एक केस को बिल्कुल क्रिस्टल करते हुए आगे चलेंगे, क्रिस्टल क्लियर करते हुए। क्लियर है। आज हम बच्चों जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कूलम्स लॉ, है ना, और इसके जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों कूलम्स ने एक लॉ दिया था चार्जेस के लिए, है ना। ये पॉइंट चार्ज के लॉ दिया था, के लिए लॉ दिया था। और बच्चों ये एक्सपेरिमेंटल लॉ था, है ना। यानी एक्सपेरिमेंट करके इस लॉ को डिराइव किया गया था। पहली चीज़ क्या है, पहला जो उसमें पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि ये जो लॉ था ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए दिया गया था। किसके लिए? पॉइंट चार्जेस के लिए दिया गया था। इस लॉ की जो एनालॉजी है, आप बच्चों क्लास 11th में आपने न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा, है ना। बिल्कुल सेम उससे इसकी एनालॉजी की जा सकती है। क्या है कि अगर दो मेरे पास में चार्जेज हैं Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो इन पर लगने वाले जो म्यूचुअल फोर्स है ना, वो इनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी क्या कह सकते हैं कि जो फोर्स है ना, यानी Q1 चार्ज जो Q2 पर फोर्स लगा रहा है और Q2 चार्ज जो Q1 पर फोर्स लगा रहा है, इसको मान लेते हैं F मान लेते हैं ना। तो F दिस फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी कि चार्जेस के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन एंड इट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनके बीच का जो डिस्टेंस है R, इसका R स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों को क्लब कर दें तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। यहाँ पर K क्या है आप जानते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। याद रखो कूलम्स लॉ में जो K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट को चूज करने पर। अगर आप ऐसा सिस्टम को चूज करते हैं जिसमें हम ज़्यादातर काम करते हैं, तो ऐसा सिस्टम में इसकी जो यूनिट है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन और ये नॉट एप्सिलॉन नॉट। न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन नॉट है बच्चों, ये क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब क्या है, इफ चार्जेस आर कैप्ड इन द फ्री स्पेस ओनली देन वी कैन यूज एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो डिपेंड करेगा चार्जेस कौन से हमारे पास में कहाँ पे रखे हुए, किस मीडियम में रखे हुए हैं, क्या स्पेस में रखे हुए हैं, स्पेस में या समटाइम्स एयर में भी, है ना। एयर के लिए भी हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लगा लेते हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लगा सकते हैं। तो K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका यूज़ करेंगे हम किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए या एयर के लिए। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर हो गया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर चार्जेस स्पेस में नहीं रखे हुए हैं, है ना, यानी चार्जेस किसी मीडियम में रखे हुए हैं, है ना, और मान लेते हैं वो जो मीडियम है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी बच्चों है एप्सिलॉन R। कितनी है, एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन परमिटिविटी के लिए है और R क्या है, रिलेटिव, है ना। इफ चार्जेस आर कैप्ड इन मीडियम हुज रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R। इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको हम कहते हैं। मीडियम का डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको हम कहते हैं। तो जो K की न्यूमेरिकल वैल्यू है बच्चों वो आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन R। ठीक है ना, K इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R आ जाएगी मेरे पास में। जहाँ पे एप्सिलॉन R क्या है, F/एप्सिलॉन नॉट है ना। इसको ऐसा समझते हैं, देखो यहाँ समझे। मान लो मेरे पास में ये चार्जेज हैं Q1 और Q2, है ना, और इनके बीच में ये क्या है, मीडियम है, जिसकी परमिटिविटी जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन है। कितनी एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी।
तो जो फोर्स लग रही होगी बच्चों उस पर, ये जो फोर्स लग रही होगी इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो F विल बी इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो एप्सिलॉन है ये होता है, ये जो एप्सिलॉन है बच्चों ये होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है ना। इसकी जगह हम यहाँ पुट कर सकते हैं इसे। बात सही में आ गई? ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है बच्चों, ये हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट होगा है ना, ऐसे करके एप्सिलॉन नॉट होगा। तो जो फोर्स आएगी अल्टीमेटली कितनी आएगी मेरे पास में, 1/4π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर होगी बात आपको? तो अगर चार्जेस मीडियम में रखे हुए हैं, अगर चार्जेस मीडियम में रखे हुए हैं तो हम एप्सिलॉन की जगह क्या लगाएंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लगा देंगे है ना, जहाँ पे एप्सिलॉन आर उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्लियर होगी बात? तो इस पे ध्यान रखेंगे, ये वाला है ना, ये जो मेरे पास में यहाँ पर के की वैल्यू है इस पे ध्यान रखेंगे कि ये कौन सी लगानी है। ये कैसे पता लगेगा कि चार्ज कहाँ पर रखे हुए हैं, क्या वो मीडियम में है या वो स्पेस में रखे हुए हैं। अगर स्पेस में रखे हुए हैं तो 4π एप्सिलॉन नॉट, और अगर मीडियम में रखे हुए हैं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लगेगा यहाँ पर। कब बात सही आती है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स डिपेंडेंसी ऑफ मीडियम। तो देखो बच्चों, अगर चार्जेस मीडियम में रखे हैं या चार्जेस स्पेस में रखे हैं है ना, तो दो केस बन जाते हैं। मान लेते हैं हमने एक सेट बना लिया चार्जेस का, ये सेट बना दिया ऐसे करके, ये Q1 है ये Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस बच्चों R है। एक बार मैंने इसे रखा यहाँ, कहाँ पर, स्पेस में रखा, कहाँ पर, स्पेस में रख लिया है ना। इसी चार्ज को उठा के मैं मीडियम में रख लेता हूँ, इस सेट को उठा कर रख लेता हूँ मीडियम में, जिसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है और स्पेस की परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट। तो मान लेते हैं कि जब स्पेस में है तो उस टाइम पर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है एफ एयर है ना, ऐसे लग रही है। और जब मीडियम में है जो फोर्स लग रही है वो लग रही है एफ मीडियम है ना, ऐसे करके लग रही है। तो व्हेन टू चार्जेज आर प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्जेस कैन बी गिवन एज है ना 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब इन्हीं चार्जेस को सेम सेट को उठा के बिल्कुल एज इट इज मैं कहाँ रख देता हूँ, किसी मीडियम में रख देता हूँ जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। तो उस केस में जो मीडियम में फोर्स आएगी बच्चों, ये और सब तो सब सेम रहेगा, यहाँ पे Q1 Q2 सेम रहेगा, आर स्क्वायर भी सेम रहेगा, क्योंकि ना तो चार्जेस बदल रहे हैं मैग्नीट्यूड और ना ही इनके बीच का डिस्टेंस बदल रहा है। बदल क्या रहा है, मीडियम बदल रहा है। अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो क्या चेंज होगा, ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा है ना, नीचे यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट में मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं एप्सिलॉन आर का। अगर आप एफ एयर को एफ मीडियम को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि एफ मीडियम विल कम आउट टू बी एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन आर। डिवाइड कर दीजिए है ना। अगर मैं इसे इक्वेशन 2 मान लेता हूँ और इस इक्वेशन को 1 मान लेता हूँ तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कीजिए तो आएगा एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन आर। इसका मतलब क्या हुआ कि मीडियम में फोर्स एप्सिलॉन आर टाइम कम हो जाती है ना, एप्सिलॉन आर टाइम कम हो जाती है। मान लेते हैं कि स्पेस की जो परमिटिविटी होती है बच्चों 1 होती है ना, और जो मीडियम है मान लेते हैं मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2, तो जो एफ मीडियम होगा बच्चों वो कितना आएगा, एफ एयर डिवाइडेड बाई 2, यानी हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बस हमारी ये तो जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मीडियम का उतने टाइम फोर्स कम हो जाती है ना। अगर उसी सिस्टम को मैं कहाँ रख दूँ, मीडियम में रख दूँ, तो जो फोर्स अब कितनी कम हो जाएगी, जितना उस मीडियम का डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है ना। अगर मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के होगा तो फोर्स कितने टाइम कम हो जाएगी, के टाइम कम हो जाएगी। यानी कि शुरुआत में अगर फोर्स एफ थी तो अब एफ अपॉन के हो जाएगी। बात सही आती है। चलिए अब देखो, चूंकि रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा 1 से ज़्यादा होती है तो मीडियम में फोर्स एयर से फोर्स से हमेशा कम ही होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और केस देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा केस है।
और बहुत ही अच्छा इसका एप्लीकेशन भी है। ये क्या केस है, इसको देखने पहले, इसको जानने से पहले हम इसको पढ़ते हैं। इफेक्टिव डिस्टेंस फॉर इक्वल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन चार्जेस आर केप्ट इन ए मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब हुआ कि देखो अभी हमने देखा है कि जब हमने एक सेट बना लिया चार्जेस का, ये सेट बना लिया बच्चों, चार्ज Q1 Q2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं R है, ठीक है ना, R है। अब सेम सेट को मैंने कहाँ उठा रख दिया, मीडियम में उठा रख दिया है ना, इस सेट को उठा के मैंने मीडियम में रख दिया ऐसे करके। अगेन चार्ज Q1 है, Q2 है, बट इसमें इंटरवेनिंग मीडियम आ गया बीच में। क्या आ गया है, इंटरवेनिंग मीडियम आ गया। ये करके मान लेते हैं कोई मीडियम आ गया ऐसे करके बीच में, यानी ये चार्ज कहाँ रखे हुए हैं, इस मीडियम में रखे हुए हैं चार्ज ऐसे करके। और इस मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी है या डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब ये जो फोर्स लग रही है इस केस पे, पहले इस केस को देखते हैं। इसमें जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स मान लेते हैं कितनी है, कहाँ रखे हुए, ये वैक्यूम में रखे हुए, तो उन्हें एफ नोट कह देते हैं। कितनी फोर्स लग रही है, एफ नोट फोर्स लग रही है, ठीक है बच्चों। और इस केस में जो फोर्स लग रही होगी, इस केस में फोर्स लग रही होगी, उसको मान लेते हैं एफ मीडियम मान लेते हैं, एफ मीडियम मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, क्या केस बन रहा है, कैसे बन रहा है कि जब मैं इस पूरे सिस्टम को उठाकर मीडियम में रख देता हूं, तो इनके बीच का डिस्टेंस मुझे कितना कम या ज़्यादा करना चाहिए ताकि ये फोर्सेस बराबर रहें। आपने भी इससे पहले देखा कि जब मीडियम में किसी सिस्टम को उठाकर रखा जाता है चार्जेस को, तो फोर्स घट जाती है, डिक्रीज कर जाती है। कितनी डिक्रीज कर जाती है, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स डिक्रीज कर जाती है। अगर के इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो एफ अपन के हो जाएगी। यानी कि जब इस सिस्टम को उठाकर मैं मीडियम में रख दूंगा तो फोर्स कितनी कम हो जाएगी, यहाँ पर इतने टाइम कम हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट आर कम हो जाएगी। सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि अगर एफ एम इक्वल टू एफ नॉट हो, है ना, ये फोर्स बराबर रखनी हो, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए। इसको मैं आर एम मान लेता हूँ, है ना। अगर ये मीडियम में रखे हुए हैं, अगर चार्ज मीडियम में रखे हुए हैं, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, आर एम मान लेता हूँ कि ये आर एम डिस्टेंस हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इफेक्टिव डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि ताकि ये फोर्सेस बराबर रहें, ये केस बनता है। तो एफ एम इक्वल टू एफ आर हो गया। अब एफ एम कितना है देखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ध्यान दो मैंने क्या लगाया यहाँ पर, एप्सिलॉन आर का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, चूंकि मीडियम में रखा हुआ है ये, इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कौन सा है ये, आर एम स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस कौन सा, आर एम स्क्वायर है। एफ नोट कितनी है बच्चों, ये वाली फोर्स कितनी है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और ये डिस्टेंस कितना है, इसी आर नोट मान लेते हैं, कितना आर नोट, तो आर नोट का स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो Q1 Q2 से ये चला गया, इस 1/4 एप्सिलॉन नॉट से ये चला गया, तो बचा क्या मेरे पास में, ये बचा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो आर नोट स्क्वायर इक्वल टू आर एम स्क्वायर एप्सिलॉन आर। स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड में, तो आर नोट इक्वल टू आर एम और स्क्वायर रूट एप्सिलॉन आर। तो जो इफेक्टिव डिस्टेंस आएगा बच्चों वो आएगा आर नोट अपॉन, ये इफेक्टिव डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। यानी कि अगर मैं इस डिस्टेंस को डिक्रीज कर दूं, कितना डिक्रीज कर दूं, इसके कितना डिक्रीज कर दूं, आर एम को कितना कर दूं मैं, अगर मैं आर नोट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर कर दूं तो एफ एम और एफ नोट 0 बराबर हो जाएंगे। सॉरी आपको सही मारा है। केस क्या बना कि अगर मुझे मीडियम में फोर्स ही बराबर रखनी है, यानी मैग्नीट्यूड बराबर है, मीडियम में जो मैग्नीट्यूड है फोर्सेस का वो, और स्पेस में जो मैग्नीट्यूड है वो, दोनों फोर्स अगर बराबर रहें तो इफेक्टिव डिस्टेंस मीडियम में कितना हो जाएगा, स्पेस के डिस्टेंस का स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाएगा, यानी कि आर एम इक्वल टू आर नोट अपॉन एप्सिलॉन आर आ जाएगा, है ना। इसको हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं समटाइम्स, है ना। इसको मैं कई बार के से भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इस के में
और इस k इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट में आप ना कन्फ्यूज मत होना, बट कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो उसका यूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसका एक एप्लीकेशन हम यहाँ देख लेते हैं, आगे इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तो ये क्या आ गया आपके पास में, इफेक्टिव डिस्टेंस आ गया है, इफेक्टिव डिस्टेंस इन मीडियम, है ना, फॉर इक्वल फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन द फॉलोइंग केस। एक केस बनाया है क्या कि दो चार्ज रखे हैं +q और +q r डिस्टेंस पर। कहाँ पे रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, है ना, कहाँ रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं। ये ब्लैक ब्लैक क्या सारा वैक्यूम है, लेकिन इनके बीच में d डिस्टेंस में मीडियम है। क्या है यहाँ पर, ये मीडियम आ गया है। इनके बीच में कहीं पर भी बीच में इसमें d लेंथ का एक मीडियम इनके बीच में आ रहा है। तो अब जो इफेक्टिव फोर्स है वो निकालना है मुझे, है ना, फोर्स निकालना है, इफेक्टिव फोर्स, यानी ये जो फोर्स आ रही है ये वाली, ये फोर्स मुझे इसमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो बच्चों, अगर ये मीडियम ना होता तो बड़ा सिंपल था। क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि सर F होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और Q का स्क्वायर, ये भी Q इंटू Q स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, है ना। अगर मीडियम ना होता, अगर सिर्फ स्पेस होता तो यहाँ पे लगा देते एप्सिलॉन नॉट, लगा देते, स्पेस की परमिटिविटी लगा देते। लेकिन अब क्या है कि इंटरवेनिंग मीडियम में कहीं पर बीच में, इंटरवेनिंग जो यहाँ पे स्पेस है इसमें कहीं पे मीडियम भी है ना, और उसका डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितनी d है। तो अब यहाँ पे क्या लगाएं, अब यहाँ पे क्या लगाएं, है ना, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट बन गया है। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए क्वेश्चन को जो अभी हमने केस किया से पहले इसका यूज़ करने वाले हैं। अब अगर ये जो डिस्टेंस d है इसकी जगह मैं इफेक्टिव डिस्टेंस निकाल लूँ एयर का, क्या निकाल लूँ, एयर का इफेक्टिव डिस्टेंस निकाल लूँ, तो मेरा काम चल जाएगा, है ना। अब देखो ये कितना डिस्टेंस बचा, है ना, कौन सा, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस, इसकी बात कर रहा हूँ। कितना डिस्टेंस बचा मेरे पास में, है ना, ये तो नहीं हुआ काम। तो अब करते हैं कैसे होगा, तो बीच में डिस्टेंस इन वैक्यूम या डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम कितना आ रहा बच्चों, r में से d निकाल दो, r माइनस डी आ गया। अब इस r माइनस डी में मुझे क्या ऐड करना है, ये जो डिस्टेंस बचा है, जो मीडियम का डिस्टेंस है, इसके जगह में अगर मैं इफेक्टिव डिस्टेंस ऐड कर दूं, है ना, इफेक्टिव डिस्टेंस ऐड कर दूं, ठीक है, तो मेरा काम चल जाएगा। और मीडियम की जो परमिटिविटी है मान लेते हैं कितनी है, एप्सिलॉन r है। तो इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ मीडियम फॉर इक्वल फोर्स जो हमने अभी केस किया है वो कितना आ जाएगा, d डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन r। सही हमारी बात, देखो जा रहा था नहीं आता यहाँ पर, जो मीडियम का डिस्टेंस था कितना आ रहा था, जो एयर का डिस्टेंस है उससे एप्सिलॉन नॉट r सेम डिवाइड कर दिया, तो इतना आ जाता है मेरे पास में। ठीक है, बात सही हमारी है। तो कितना आ गया मेरे पास में, d यहां पर है, ये r है, r माइनस डी चला गया, तो ये वाला, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, r माइनस डी हो गया। अब ये d की जगह क्या रखूं मैं, इस d की जगह मैं क्या रखूं यहां पर बताइए, दोबारा देखते हैं, सोचो, दिमाग लगाओ। ये मीडियम में आर एम डिस्टेंस है ना, मीडियम में आर एम डिस्टेंस है। तो ये आर एम की जगह क्या 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 रखा मैंने, आर नोट अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन आर रख दिया मैंने उठा के, आर नोट अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन आर रख दिया मुझे। अब मुझे क्या करना है, उस मीडियम की जगह पुट करनी है चीज़ें। तो आर नोट कितना होगा मेरे पास में यहाँ पर, आर नोट कितना होगा, ये होगा आर एम
अंडर रूट एप्सिलॉन आर हो जाएगा। ठीक है, कितना होना चाहिए आर नोट, आर एम अंडर रूट एप्सिलॉन आर आना चाहिए। चलो, तो इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ मीडियम कितना हो गया, ये हो गया। तो कितना आना चाहिए मुझे, देखो इसको ऐसे करते हैं यहाँ पर, इफेक्ट डिस्टेंस ऑफ मीडियम फॉर इक्वल फोर्स कितना आना चाहिए यहाँ पर, डी और मल्टीप्लाई करें किसमें, स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर। क्लियर है। तो देखो क्या बनेगी फोर्स, एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नोट क्यू स्क्वायर, यहाँ पे आर माइनस डी प्लस डी स्क्वायर रूट एप्सिलॉन आर और इसका होल स्क्वायर, ये कर दीजिए आप। ठीक है ना, ये मेरे पास में क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चों कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है ना, अभी हमने पढ़ा कूलम्स लॉ, आप पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में। कूलम्स क्या लॉ, कूलम्स लॉ जो है बच्चों ये क्या है, एक जो चार्जेज हैं, जो फोर्स लगाते हैं, ये कौन से हैं, ये वेक्टोरियल फोर्स होती है। तो वेक्टर फॉर्म पढ़ना जरूरी है। अब देखो सेम है, मान लेते हैं मेरे पास में दो चार्जेज हैं Q1 और Q2, इनके जो पोजीशन वेक्टर हैं बच्चों वो R1 और R2 हैं। आपने वेक्टर पढ़ रखा है 11वीं क्लास में, तो पोजीशन वेक्टर आप जानते हैं। तो चार्ज 1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, चार्ज 2 का पोजीशन वेक्टर R2 हो गया है ना। Q1 से Q2 जो डिस्टेंस है ये वाला कितना आ जाएगा मेरे पास में, देखो अगर वेक्टर में लगाता हूँ तो वेक्टर R1 प्लस कौन सा, ये वाला वेक्टर, कौन सा, ये वाला वेक्टर, अगर मैं 1 2 कर देता हूँ है ना, इसको मान ले A बोल देते हैं, इसे B बोल देते हैं है ना। तो वेक्टर AB इक्वल टू वेक्टर R2 हो गया, नहीं हो गया। तो वेक्टर AB क्या आ गया मेरे पास में, ये आ गया वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कहाँ से, 1 से 2। तो 1 से 2 यानी कि 1 से 2 की तरफ जाने वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना बच्चों, R2 माइनस R1 है। और 2 से 1 की तरफ जाने वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है, R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो सपोज टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स 1 एंड 2 विद पोजिशन वेक्टर्स R1 एंड R2। तो ये जो नोटेशन है कौन सा, R21, R21 कौन सा है, 1 से 2 की तरफ जाने वाला वेक्टर है ना। 1 से 2 की तरफ जो डायरेक्शन है उस वेक्टर कहेंगे R21। ये कितना हो गया, R2 माइनस R1 हो गया। तो कूलम्स लॉ के अनुसार फोर्स कौन सी लग रही होगी, अब मान लो इस पर जो 2 पे फोर्स लग रही है, 1 जो फोर्स लगा रहा है चार्ज 2 पर, जो चार्ज 1 फोर्स लगा रहा है उसको कहेंगे हम F21, दैट विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन कौन सा डिस्टेंस बच्चों, ये वाला डिस्टेंस। ये कितना है, ये R21 है, R21 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ वेक्टर आ गया और ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड मेरे पास में। तो मुझे यहाँ पे इसे वेक्टर नोटेशन देना पड़ेगा। तो क्या देंगे हम यहाँ पर, पोजीशन वेक्टर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। अब यूनिट वेक्टर कौन सा होगा इस डायरेक्शन में, कौन से 1 से 2 में, R21। ठीक है ना, वेयर R21 इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2। सिमिलरली जो 1 पर फोर्स लगा रहा है 2 है ना, चार्ज 1 पर चार्ज 2 भी फोर्स लगा रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट, अभी प्रूव करने वाले हैं हम। तो दैट फोर्स विल बी इक्वल टू F12। नोटेशन क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 F12 इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 का होल स्क्वायर और पोजीशन वेक्टर R12। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब देखो बच्चों ये जो पोजीशन वेक्टर है मेरे पास में कौन सा, R12, ये R21 का अपोजिट है। ठीक है ना, R21 का अपोजिट पोजीशन वेक्टर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये फोर्स और ये फोर्स अपोजिट हैं, इक्वल भी हैं और अपोजिट हैं। बात समझ में आ रही है, विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू द वेक्टर F21। तो इससे क्या प्रूव होता है कि फोर्स which is applied by charge kept at A on B is equal and opposite to charge applied on B to charge A। बात समझ में आ रही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या कहता है, ये कहता है दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट द इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर। स्पेस में अगर अभी हमने 2 चार्ज की बात की है सिर्फ, कि अगर 2 चार्जेस रखे हैं
तो उनमें फोर्स कैसे लग रही है। क्लियर होगी बात। अगर दो से ज़्यादा चार्जेस रखे हों तो फिर फोर्स कैसे लगेगी, है ना। फिर फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, कैसे उसको निकालेंगे, है ना। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द प्रिंसिपल स्टेट दैट द इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर। मान लेते हैं कि इस ए पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक है ना, और कुछ चार्जेस रखे हुए हैं इसके विसिनिटी में, जैसे Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज अलग अलग रखे हुए हैं, है ना, ये चार्जेस रखे हुए हैं। तो अब ये जो उसमें फोर्स लगा रहा है ना, Q1 जो फोर्स पे लगा रहा होगा, ठीक है ना, कि कौन सी फोर्स होगी मेरे पास में, फोर्स ऑन ए ड्यू टू 1, ये फोर्स लग रही होगी, है ना, और ये वेक्टर फोर्स होगी, है ना, वेक्टर फोर्स होगी। इसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, 1 से ए की तरफ हो जाएगी। सिमिलरली जो टू जो ये जो चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर Q2 चार्ज जो ए पर फोर्स लगा रहा होगा, वो लगा रहा होगा मेरे पास में फोर्स ऑन ए ड्यू टू चार्ज एट 2, ये फोर्स लगा रहा होगा। और ये फोर्स कौन सी होगी बच्चों, ये फोर्स होगी फोर्स ऑन ए ड्यू टू चार्ज कैप्ट एट 3। ये इंडिविजुअल फोर्सेज जो होंगी, यानी कि जो ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है ना, इस पर इस चार्ज का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, है ना, इससे इस पर इस चार्ज का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये इंडिविजुअल फोर्सेज पर लग जाएंगी। और आप चार्ज कैपिटल क्यू पर जो फोर्सेज लग रही हैं इनका वेक्टर सम निकाल लीजिए। जब इनका वेक्टर सम निकाल लेंगे तो आपको इफेक्टिव फोर्स आ जाएगी, यानी कि फोर्स ऑन ए क्या आने वाली मेरे पास में आएगी, फोर्स A1 प्लस फोर्स A2 प्लस फोर्स A3। ये फोर्सेज इनका वेक्टर सम निकाल दीजिए, ऐसे करके आपके पास में टोटल फोर्स आ जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। तो पहला एग्जांपल है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी, दो पार्टिकल हैं, हैविंग चार्जेस, ए पर चार्ज है 8 × 10⁻⁻6 कूलम और बी पर चार्ज है -2 × 10⁻⁻6 कूलम, है ना, आर हेल्ड फिक्स्ड विद ए सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर का सेपरेशन इनके बीच का है। ठीक हो गया। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज पार्टिकल बी प्लेस सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। अब एक थर्ड चार्ज पार्टिकल मुझे लेना है, ठीक है ना, उसको कहाँ रखूँ ताकि उस पर कोई नेट फोर्स ना लगे, है ना, उस पर नेट फोर्स ना लगे। नेट फोर्स ना लगे मतलब क्या है कि उस पर फोर्स कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। वो ऐसा कब हो सकता है, जब उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही हो। मैं कहीं भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, इनके बीच में रख सकता हूँ यहाँ पर, या इससे आगे रख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो मुझे देखना पड़ेगा, मुझे इस बात को समझना पड़ेगा कि उसको कहाँ रखा जाए ताकि उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही हो। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज होंगे तो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, नेट फोर्स उस पर 0 हो जाएगी। अब देखो बच्चों, अगर मैं ए और बी के बीच में यहाँ पे कहीं रखता हूँ, कहीं पे भी रख लेता हूँ, मान लेते हैं मैं यहाँ पर रख लेता हूँ ऐसे करके, है ना, तो इस पर ये वाला जो चार्ज है नेगेटिव है और ये वाला चार्ज पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, मालूम मैं पॉजिटिव चार्ज क्यों रख लेता हूँ यहाँ पर, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा ऐसे करके, है ना, ए इसको रिपेल करेगा और बी इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगी। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा होता तो फिर ये इसको, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा होता तो ए इसको अट्रैक्ट कर रहा होता, यानी ऐसे फोर्स लगा रहा होता, और बी क्या कर रहा होता, ये नेगेटिव तो ये इसको रिपेल कर रहा होता, इस डायरेक्शन में फोर्स जाती। यानी कि चाहे चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, और अगर मैं ए और बी के बीच में इसको रखूँगा तो इन दोनों केस में ही एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगने वाली है, यानी कि नेट फोर्स तो 0 होगी नहीं, क्योंकि एक डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स ऐड हो जाती है, तो मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा। अब दो केस मेरे पास में बच जाते हैं, क्या या तो यहाँ पे रखूँ मैं, या मैं इसको कहीं यहाँ पर रखूँ, इधर रखूँ, कहाँ रखूँ। अब देखो, ये जो फोर्स है, ये जो चार्ज है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, है ना, तो मेरे पास में जो थर्ड चार्ज है वो कहाँ रखा जाना चाहिए, इस चार्ज से दूर होना चाहिए और इस चार्ज के पास होना चाहिए, ठीक है ना, तभी तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगी। यानी कि मुझे उसको कहाँ रखना है, ए और बी के बीच में तो रखना नहीं है, या तो मैं इस साइड रखूँ लेफ्ट में, या मैं राइट साइड में रखूँ, तो उसको कहाँ रखना चाहिए, मुझे कहाँ रखें, क्योंकि ये मैक्सिमम फोर्स है, ये बड़ी फोर्स है, ये लार्ज चार्ज है,
और ये स्मॉल चार्ज है, तो लार्ज चार्ज से दूरी पे होना चाहिए और स्मॉल चार्ज के पास होना चाहिए। तो कहाँ पर रखें मैं इसे, मुझे बी के पास होना चाहिए। ऐसे करके यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, ऐसे रख लेते हैं। और मान लेते हैं इसका डिस्टेंस कहाँ है, इसका डिस्टेंस यहाँ पर एक्स पर है। ठीक हो गया। अब निकाल लेते हैं इसको सी पर। तो फोर्स ऑन सी, अब देखो बच्चों, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, वेक्टर्स निकाल लेते हैं इसमें। मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई है। क्लियर हो गया। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए कैसी होगी यहाँ पे, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज रखते हैं यहाँ पर। पॉजिटिव चार्ज क्यों रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं हम, नेगेटिव रख सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं, बात बराबर ही है। तो पॉजिटिव चार्ज क्यों मैंने यहाँ पर रख लिया है, तो कितनी होगी बच्चों यहाँ पर, के इंटू कितना, क्यू इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6। डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर, ये डिस्टेंस हो गया 0.2 प्लस एक्स। ये डिस्टेंस हो गया बच्चों यहाँ पर 0.2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। किस डायरेक्शन में है ये, आई डायरेक्शन में। देखो ऐसे फोर्स लग रही होगी यहाँ पर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो फोर्स ये वहाँ लग रही होगी, ये वाली एफ ऑन सी ड्यू टू ए। दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है इस पर, ये बी फोर्स लगा रहा होगा। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो कौन सी फोर्स लगा रहा होगा, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा होगा ऐसे। तो ये कौन सी फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी लग रही होगी, इस डायरेक्शन में, नेगेटिव आई डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स एक्सिस के। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी कितना हो जाएगा बच्चों, के क्यू इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स है, कितना एक्स, एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर नेगेटिव आई आ गया। तो टोटल फोर्स कितनी आई मेरे पास में, टोटल फोर्स कितनी आई मेरे पास में, ये आई एफ सी ए प्लस एफ सी बी। अब क्या कह रहा है, डज नॉट एक्सपीरियंस ए नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये F0 होना चाहिए, है ना। तो क्या गिवन है, ये गिवन है कि ये फोर्स 0 है। इसका मतलब एफ सी ए प्लस एफ सी बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब एफ सी ए कितना है, ये हो गया के क्यू इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आई है। ये नेगेटिव है यहाँ पे देखो, तो इस माइनस साइन को मैं यहाँ ले आता हूँ, तो माइनस के क्यू इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। क्यू इंटू यहाँ पे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो छूट गया ऊपर, इज इक्वल टू 0 हो गया। बस इसको सोल्व कर लीजिए आप, है ना। क्या कॉमन है यहाँ पे देखो, ये कॉमन है के इंटू क्यू इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6, है ना। ये सब कॉमन आ गया, है ना। क्या बचा यहाँ पर, 4 अपॉन 0.2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस कितना बचा यहाँ बच्चों, क्या बचा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक हो गया। ये सब इधर आ जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा आपके पास में, बचेगा 4 अपॉन 0.2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो इसको सोल्व कर लीजिए, ले जाइए इधर, यहाँ पर आसान से सोल्व हो जाएगा आपका। तो इससे आपका एक्स डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है ये। 3 इक्वल पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज प्लस क्यू ईच आर मूविंग अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक आर रेडियस का सर्कल है, इस पर 3 पॉइंट चार्जेस हैं, है ना। एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट चार्जेस हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू।
और इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है -2q, सर्कल के सेंटर पर चार्ज रखा है -2q। इफ चार्जेस आर रिवॉल्विंग विद कांस्टेंट एंड सेम स्पीड इन द सर्कल, ये चार्जेस इस सर्कल पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, है ना, एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से इस पर मूव कर रहे हैं सर्कल पर ऐसे करके। देन कैलकुलेट स्पीड ऑफ चार्जेस, चार्जेस की स्पीड आप कैलकुलेट कर लीजिए, मान लेते हैं चार्ज की स्पीड v है, ये आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि जब चार्ज किसी सर्कल पर मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, उसके लिए सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होगी। अब ये सेंटीमीटर फोर्स कहाँ से मिल रही है, इस पर ध्यान देना है। तो देखो इसमें फोर्सेज तो लग रही हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेज हैं। कौन कौन सी फोर्स लग रही है ना। मैं कोई एक चार्ज लेता हूँ, मान लो ये वाला चार्ज मैं ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि तीनों चार्ज सेम स्पीड से, है ना, सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो किसी एक चार्ज को ले लेते हैं। अब इस चार्ज पर जो फोर्स लग रही होगी, एक तो ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा होगा, एक ये लगा रहा होगा। अब यहाँ से यहाँ तक का जो फोर्स है इसको मान लेते हैं F1, क्या मान लेते हैं इसे, इसको मान लेते हैं F1। और जो ये फोर्स लगा रहा होगा ये फोर्स भी मैं मान लेता हूँ F1। ऐसा क्यों मान रहा हूँ मैं, F1 क्यों मान रहा हूँ, सेम फोर्स क्यों मान रहा हूँ बच्चों, उसका रीजन है ये इक्विलेटर ट्राइंगल है। कैसा है, इक्विलेटर ट्राइंगल है बच्चों। ये जो इक्विलेटर ट्राइंगल है यानी कि ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो इक्विलेटर ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो गया, चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये फोर्स और ये फोर्स सेम हो गई है, F1 और F1। चलिए और कहाँ से फोर्स लग रही है, सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है ये फोर्स लगा रहा है। ये कौन सी फोर्स लगा रहा है बच्चों, यहाँ पर ये मान लेते हैं ये डिफरेंट फोर्स होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस अलग है और चार्ज भी अलग है, तो इसको मान लेते हैं ये कौन सी फोर्स है, F2 फोर्स है। इसको थोड़ा यहाँ बना लेते हैं ना। तो जो फोर्स आ गई मेरे पास में Q पर, एक तो फोर्स आ गई है, एक तो फोर्स आ गई ये F2, और कौन सी फोर्स आ गई, ये फोर्स आ गई F1, और ये फोर्स भी आ गई है F1, ठीक है, ऐसे करके। अब ये 30 है तो ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा, बात सही हमारी है। थोड़े लगाते हैं यहाँ पर, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री होगा, तो इसके कंपोनेंट बना लेते हैं बच्चों। इसका कंपोनेंट, दो कंपोनेंट बनेंगे यहाँ पर, F1 cos 30 और यहाँ पर F1 sin 30। सिमिलर इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा ये F1 sin 30 और एक बनेगा ये F1 cos 30। ये इक्विवेलेंट अपोजिट है, कट जाएंगे, तो नेट फोर्स कौन सी होगी टुवर्ड सेंटर, देखो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होगी बच्चों F2 - 2F1 cos 30। अब ये जो फोर्स लग रही है सेंटर की तरफ, है ना, F2 तो लग रही है और इसका F1 cos 30 है, F1 cos 30, तो F2 - 2F1 cos 30 सेंटर की ओर लग रही होगी, यही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रही होगी। वो कितनी होगी, m, इसका मास, चार्ज का मास, v², वेलोसिटी जो निकालनी है हमें, और डिवाइडेड बाई r, इसका सर्कल का रेडियस। क्लियर हो गया बात। मेरे पास में ये बन गई इक्वेशन, इसके अंदर मुझे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब देखो F1 आसानी से निकाल सकते हैं हम, कैसे। अब ये मेरे पास में कौन सा है, ये देखो, ये मेरे पास में R है, ये R है और ये भी R है ना। तो यहाँ से डाल लो परपेंडिकुलर बच्चों, ये हो गया 30 डिग्री, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना आ गया, ये आ गया R cos 30। सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना आ गया, ये भी आ गया R cos 30। तो दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास में 2R cos 30 हो गया, है ना। कौन सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आ रहा है यहाँ से, यानी कि 2 × R × √3/2, cos 30 वाली √3/2 होती है, यानी कि √3R। क्लियर है। तो ये जो मेरे पास में ट्राइंगल बना हुआ है बच्चों, इस ट्राइंगल के जो आर्म है, इस ट्राइंगल के जो आर्म है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है √3R।
तो निकाल सकते हैं फोर्स आसानी से F1। तो अब निकालो F1 इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू क्यू, यानी कि Q का स्क्वायर, और बीच का डिस्टेंस कितना, √3r का होल स्क्वायर। बस सेम आ रही है। ये F1 फोर्स आ गई, उठा के यहाँ पर रख देंगे सेम, cos 30 वैल्यू रख लेंगे। सिमिलरली F2 फोर्स निकाल लो, ये आई 1/4πε0। अब यहाँ पे कितना है, ये 2Q है और यहाँ पे Q है। नेगेटिव साइन बच्चों नहीं लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन ने क्या दिखाया कि इसको ये फोर्स इधर अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, तो डायरेक्शन आ गई नेगेटिव साइन से। तो कितना है यहाँ पर 2Q इंटू Q, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का R का स्क्वायर आ गया। ये सारी वैल्यू आप इसमें पुट करें, ठीक है, और V की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मास हमें पता होता है कितना होता है, नहीं तो आपसे एम ही रहने दें मास को, क्योंकि मास नहीं दे रखा, उसको एम ही आप रहने दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये और अच्छा क्वेश्चन है। 2 इक्वली चार्ज आइडेंटिकल स्मॉल मेटेलिक स्पेयर्स A एंड B, है ना, आइडेंटिकल हैं बिल्कुल। पहली बात ध्यान रखो कैसे हैं ये, आइडेंटिकल स्पेयर्स हैं। तो ये r डिस्टेंस पर हैं और इनके बीच में फोर्स लग रही है 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। कौन सी फोर्स लग रही है, 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन फोर्स लग रही है, ठीक है ना। तो निकाल लो पहले फोर्स, F इक्वल टू 1/4πε0 स्पेस में रखे हुए यहाँ बच्चों, तो Q²/r², ये फोर्स मेरे पास में लग रही है, ठीक है ना। और ये कितनी है, 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन है। इसको मैं इक्वेशन बना लेता हूँ। अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्पेयर C is touched to B and then placed at the midpoint of the line joining A and B। अब क्या किया कि एक और स्पेयर लिया आइडेंटिकल और उसको B से टच किया, और B से टच करने के बाद में इन दोनों के बिल्कुल सेंटर पर उठाकर रख दिया, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको कि कंडक्शन क्या होता है, जब दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को जो इलेक्ट्रिकली चार्ज हैं उनको हम टच करते हैं, कॉन्टैक्ट में ले आते हैं, तो चार्ज फ्लो कर जाता है, कितना इक्वली फ्लो कर जाता है ना। तो अब जो B और C पर चार्ज आ जाएगा, जब मैं इसको C को B से टच करूंगा तो जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आधा चार्ज हो जाएगा। तो B पे कितना चार्ज आएगा, Q/2 रह जाएगा, और C पर भी Q/2 C पे भी Q/2 हो जाएगा। अब क्या किया मैंने, इस C को उठाकर सेंटर पर रख दिया, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, पहले R तक के बीच का डिस्टेंस, अब कितना आ गया, A और C के बीच का डिस्टेंस आ गया R/2, और C और B के बीच का डिस्टेंस भी आ गया R/2। पूछ रहा है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन C पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लगेगी। अब देखो C पर दो फोर्स लग रही हैं, एक तो B फोर्स लगा रहा है ऐसे, है ना, नहीं कैसे लगा रहा होगा, B ऐसे लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, है ना, रिपेल कर रहा होगा, और C पर A भी फोर्स लगा रहा होगा, वो इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, ऐसे लगा रहा होगा, ठीक है ना। तो निकालते हैं पहले, फोर्स ऑन C ड्यू टू A निकाल लेते हैं, है ना, A निकाल लेते हैं। ये कितनी आएगी मेरे पास में, 1/4πε0। C का चार्ज कितना है, Q/2, A का चार्ज कितना है, Q, बीच का डिस्टेंस कितना बच्चों, R/2 का। कहाँ से, किस डायरेक्शन में, ये A से B की डायरेक्शन में, AB डायरेक्शन में, A से B की तरफ लग रही है, ऐसे करके सोल्व करो से 1/4πε0, ये कितना आ गया मेरे पास में, Q² डिवाइडेड बाई 2 इंटू R² डिवाइडेड बाई 4 आ गया, 2 × 2 = 4 हो गया, AB ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 × 1/4πε0 Q²/R² अलोंग ए, है ना। अब देखो ये जो है 1/4πε0 Q²/R² है, ये किसके बराबर है, ये F के बराबर है। तो कितनी फोर्स लग रही है, 2F लग रही है फोर्स, कहाँ, अलोंग ए। कौन सी फोर्स, FCA, C पर A जो फोर्स लगा रहा है, बात सेम आ गई है। सिमिलरली क्या निकालेंगे हम,
फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, है ना। अब देखो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी कैसे निकालेंगे, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन कौन सी चार्जेज हैं, Q/2 इंटू Q/2 और यहाँ R/2 का होल स्क्वायर। सोल्व करो तो ये 2⁴ इंटू 2⁴ कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन R²। कितनी आ गई ये कितनी है, ये F के बराबर ही है, तो ये F हो गई है। किस डायरेक्शन बच्चों, ये बी ए डायरेक्शन में, किसमें, बी ए डायरेक्शन में। तो कौन सी फोर्स बड़ी है बताओ, ये कौन सी है, FCA, ये 2F है और FCB F है। तो कौन सी फोर्स बड़ी, ये वाली बड़ी फोर्स है। तो नेट फोर्स कितनी आ गई बच्चों, नेट फोर्स आई इसके पास में, कौन सी आई। अब देखो ये AB डायरेक्शन में, ये BA डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट फोर्स आ गई हैं। तो ये आएगी मेरे पास में 2F माइनस F, यानी कि F। और किस डायरेक्शन में लगेगी, जिस डायरेक्शन में ये FCA लग रही होगी, यानी कि कौन सी डायरेक्शन में, BA में, है ना, फ्रॉम B टू A, है ना, या BA डायरेक्शन में। सही में आ गई बात, ऐसे करके इसको हम सोल्व कर सकते हैं। चलो बच्चों आज इतना ही करते हैं, है ना। ये कुछ एप्लीकेशंस थी, हमने कॉलम्स ला की देखी हैं और इसके कुछ क्वेश्चन भी हमने किए हैं, ट्राई किए हैं। आप अपनी बुक से कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें, देखें आपसे होते हैं क्या, और नेक्स्ट सेशन में इससे आगे की हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके।